हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ये बतलाया कि कैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो ये पाया गया है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है कॉइल के फॉर्म में है इस तरह से, तो ये करंट कैरिंग कॉइल के कारण भी क्या होगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, समझने के लिए, इस करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जिससे रिलेटेड सर्किट डायग्राम हमने यहाँ नोट्स में बना रखे हैं। ये आप फेयर में नोट कर लीजिएगा। और इस चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ कि एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक कॉपर वायर लेते हैं। देखो ये कॉपर वायर है, अंदर में बाहर से इंसुलेशन है, और इस कॉपर वायर को सर्कुलर लूप देते हैं, सर्कुलर लूप का रूप देते हैं, और इसे एक कार्डबोर्ड से इस तरह से पास करने देते हैं। इस तरह से पास होने देते हैं कि ये जो पेपर पीस या कार्डबोर्ड जो है, ये जो है इस तरह से हो कि ये जो सर्कुलर लूप है इसका आधा पोर्शन जो है ऊपर रहे और आधा पोर्शन जो है नीचे रहे। और ये जो दो फ्री एंड्स हैं इस कॉइल के, इन फ्री एंड्स को हम एक बैटरी से और एक की मदद से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देते हैं, लोहे के कणों को, लोहे के बुरादों को स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पाया गया है कि जैसे हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं, आप ये सर्किट डायग्राम देखिए। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही की को ऑन किया जाता है, ये की हो गया, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, अगर मान लो कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव जैसे कि है, ये नेगेटिव, तो करंट की सप्लाई यहाँ ऐसे शुरू हो जाएगी और इस कॉइल के अंदर करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और एक क्लोज लूप बनाएगा। जैसे ही करंट का फ्लो शुरू होता है, ये जो स्प्रिंकल किए गए आयरन फिलिंग्स थे, ये इस तरह से सर्कुलर लूप्स के रूप में अपने को रीअरेंज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जो वायर की जो एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट हुई, यहाँ एक एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट्स के पास क्या होता है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं ये अपने को सर्कुलर लूप्स के रूप में रीअरेंज करने लगते हैं, जिनको हमने यहाँ पेन से मार्क करके दिखलाया है। क्लियर है? जैसे जैसे इस करंट एलिमेंट से ये छोटा सा पोर्शन जो वायर का होगा, इस पेपर को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वो छोटा सा एलिमेंट जो है करंट एलिमेंट, उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इस सर्कुलर लूप की रेडियस भी क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और सर्कल जो है बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल बीचों बीच बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक्चुअल में ये जो सर्कुलर लूप्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हो गए हैं इस करंट कैरिंग लूप के कारण। ठीक है, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स शो किए गए हैं। डायरेक्शन क्यों ऐसे शो किए गए हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, लेकिन तुम ये देखो कि जैसे जैसे वायर एलिमेंट से दूरी बढ़ रही है, ये सर्कल्स की रेडियाई बढ़ रही है, सर्कल्स लॉन्गर एंड लॉन्गर होते जा रहे हैं, और बिल्कुल मिडवे में, बीचों बीच ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है वो करीब ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, और बीच में ये करीब करीब यूनिफॉर्म होता है, और साथ ही इस कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, कॉइल की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जैसा आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो
आपने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स को समझ लिया कि करंट कैरिंग कॉइल के कारण फील्ड लाइंस के पैटर्न्स जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होंगे, जिसके सेंटर पे वो करंट एलिमेंट होगा। देखो यहाँ भी ये पोर्शन जो है छोटा सा करंट एलिमेंट, यहाँ भी एक करंट एलिमेंट का पोर्शन, तो उसको अगर सेंटर मान ले तो उसके चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स के रूप में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, जैसा यहाँ पर दिखलाया गया है। यहाँ भी आप लोग देख लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स जो हैं यूं दिखलाए गए हैं। क्लियर है? ये पैटर्न्स बीच में बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये सर्कुलर फॉर्म के हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में हैं, ठीक है। और ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है हमारा पूरा का पूरा, ये एक डिस्क की तरह एक्ट करने लगता है, डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो करंट कैरिंग लूप है ये एक डिस्क मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। इसको वेक्रिंग नहीं समझना, इसको एक पूरा डिस्क मान लो, एक डिस्क मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है एक डिस्क मैग्नेट होगा तो एक साइड जो है इसका नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरा साइड जो है साउथ पोल बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक, ये मैग्नेट मेरे हाथों में है, ये मैग्नेट आप देख पा रहे होगे, ये इस चुंबक का एक फेस जो है नॉर्थ पोल होगा, दूसरा फेस साउथ पोल बनेगा, ठीक है। तो यूं समझ लो कि करंट कैरिंग कॉइल जो है ये पूरा एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर करंट यूं फ्लो कर रहा है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होगा ये हम जानते हैं, साउथ पोल किधर होगा ये जानते हैं, और इसके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी ये जानने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल इसके लिए एक राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आपने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड करने के लिए यूज़ किया था, लेकिन यहाँ उसको हम दूसरे अंदाज में उसको समझेंगे, लेकिन ये रूल भी राइट हैंड थंब रूल ही कहलाता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि पूरा का पूरा करंट कैरिंग लूप जो है एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिस डिस्क मैग्नेट का एक फेस नॉर्थ पोल हो सकता है और दूसरा फेस साउथ पोल होगा। अगर ये नॉर्थ है तो इसे साउथ होना होगा, और अगर इधर वाला साउथ नॉर्थ है तो इसको साउथ होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा फेस, इधर वाला फेस नॉर्थ पोल बनेगा और इधर वाला साउथ, या इधर वाला साउथ बनेगा या इधर वाला नॉर्थ बनेगा, ये हम कैसे तय करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल ये हमें जानने में मदद करता है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या करता है ये देखिए आप लोग, to find the direction of magnetic field due to circular current carrying loop. If we curl, ये कहता है कि if we curl the palm of our right hand around the circular wire, ठीक है, अपनी राइट हैंड के पाम को, हथेली को अगर हम क्या करें, सर्कुलर वायर के अराउंड अगर हम कर्ल करें, ठीक है, जिसमें कि फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसमें ये जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं, ये चारों फिंगर्स एक्सेप्ट थंब, अदर देन थंब, तो ये फिंगर्स अगर करंट की दिशा में ओरिएंट कर दिए जाएं, कर्ल कर दिए जाएं, तो एक्सटेंडेड थंब जो होगा, एक्सटेंडेड थंब, अब जैसे मान लो कि करंट इस दिशा में फ्लो कर रही है, इस दिशा में अपने राइट हैंड को, ध्यान देना भूल कर भी लेफ्ट हैंड यूज मत कर देना आप लोग, तो इसकी राइट हैंड के थंब छोड़ करके जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं, इनको अगर हम करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें तो एक्सटेंडेड थंब, देख रहे हो थंब की दिशा इधर है, तो दिस डायरेक्शन, एक्सटेंडेड थंब की डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन जो है इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देती है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि इधर वाला जो फेस होगा, यानी ये वाला फेस, ये नॉर्थ पोल बनेगा और इसका अपोजिट फेस साउथ पोल बनेगा। और ये जैसा कि तुम जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर टर्मिनेट होती हैं, तो देखो ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल करके इस पूरे करंट कैरिंग लूप के प्रत्येक एलिमेंट के पास, ये सब प्रत्येक एलिमेंट हो गए अलग अलग छोटे बड़े, तो इन प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या होंगे, नॉर्थ से निकल के लाइंस ऑफ फोर्सेस, फिर साउथ से होते हुए फिर उस नॉर्थ को क्लोज लूप बनाएंगे, जैसा कि तुम जानते हो छोटे बड़े लूप्स बनेंगे और सब जगह बनेंगे, ठीक है। नॉर्थ से निकल के लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप बनाते हुए इस तरह से सर्कुलर लूप्स बनाएंगे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सर्कुलर फील्ड लाइंस के पैटर्न में होंगे, जो कि आपको दिखलाया गया है। अगर मान लो कि करंट की डायरेक्शन हम उलट दें,
मान लो कि ये वाला टर्मिनल जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये मान लो कि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो स्पष्ट है करंट की दिशा ये हो जाएगी। तो अब राइट हैंड रूल कैसे हेल्प करेगा आपको ये पता करने में कि कौन सा फेस नॉर्थ बना कौन साउथ बना। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, फिर राइट हैंड कर्ल रूल ऐसे यूज करेंगे। क्या करेंगे इस बार, करंट की दिशा तो अब ये हो गई ना, तो राइट हैंड की इन फिंगर्स को हम करंट की दिशा में इधर की ओर कर्ल कर देंगे। अब एक्सटेंडेड थंब देखो, उधर की ओर एक्सटेंडेड थंब की दिशा उधर, तो ये वाला फेस जो होगा इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा होगी, ठीक है। और ये वाला फेस नॉर्थ पोल बनेगा और इधर वाला फेस साउथ पोल बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ से निकल के साउथ से होते हुए फिर नॉर्थ को क्लोज होना। ऐसा हर जगह पर होगा, ऐसा प्रत्येक एलिमेंट के पास होगा, इस करंट कैरिंग कॉइल के प्रत्येक एलिमेंट के पास इस तरह से बात होगी, ठीक है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो किए गए हैं, तो चूंकि करंट जो है इस सेंस में फ्लो कर रहा है, तो हमने इस राइट हैंड थंब रूल की मदद से क्या किया, इसको अप्लाई किया। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इधर वाला फेस नॉर्थ पोल बनेगा, पीछे वाला नीचे वाला साउथ पोल बनेगा, और लाइंस ऑफ फोर्सेस को ऐसे निकल के साउथ की ओर जाते हुए दिखलाया है, इसीलिए एरो हेड को इधर की ओर दिखलाया गया है। अगर करंट की दिशा ये हो जाती, रिवर्स हो जाती, तो इन्हीं एरो हेड की दिशा को अपोजिट हमें दिखलाना पड़ता है। तो उम्मीद है इस रूल को भी आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने में हमें काफ़ी मदद करता है। अब हम ये जानेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल डिपेंड्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर एक करंट कैरिंग कॉइल की, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण प्रोड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो ये पाया गया है प्रैक्टिकली कि करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कितने टेस्ला की होगी, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है डीसी करंट, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे हम, जितना अधिक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगी, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बी टेस्ला की है, तो हम कह सकते हैं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई द करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल, यानी कि करंट की स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि if the current flowing through the coil is increased, the strength of the magnetic field also increases। अच्छा, एक दूसरा फैक्टर है वो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये पाया गया है कि B यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि रेडियस ऑफ द कॉइल। कॉइल जितना, ये कॉइल की जो रेडियस है, ये इस रेडियस के जो है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो भी होगी वो B इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इस रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि जितना स्मॉलर लूप होगा, रेडियस जितना छोटा होगा और छोटा करते जाएं, रेडियस जितना छोटा होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर डेवलप करेगा, और छोटा करते जाएं स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता जाएगा, और बड़ा करते जाएं रेडियस को, तो सेंटर पे प्रोड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकर एंड वीकर होता जाएगा। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एक तीसरा फैक्टर है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टर्न हो, इसमें हो सकता है कि 2 टर्न हो जाए, ये 2 टर्न हो गया, ठीक है, और भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो। तो जितने अधिक नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, 1 टर्न हो गया, 2 टर्न हो गया, कोई तीसरा टर्न हो सकता है, कि स्प्रिंग लेग शेप देकर के एक बहुत लंबा वायर लेते तो कई सर्कुलर लूप्स बनाए जा सकते हैं। तो इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनकी संख्या के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N भी होता है। तो 3 चीजें हो गई, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, B is inversely proportional to R, that is the radius of the circular loop, and B is directly proportional to the number of turns, that is directly proportional to N। एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक करंट के कारण कितनी होती है, तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I/2R होती है। μ0 तो आपको पहले ही बता चुका हूं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था।
ध्यान देना, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती थी, नीचे में पाई वाला टर्म आता था स्ट्रेट कंडक्टर के कारण फील्ड में। और ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है इसमें म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आप अभी नहीं जान सकते, आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करना है और इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। अच्छा, ये तो फॉर्मूला सिर्फ एक सिंगल टर्न ऑफ कॉइल के लिए, अगर मान लो कि n टर्न्स ऑफ कॉइल हो तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और यही फॉर्मूला जो है चेंज होकर के म्यू नॉट n आई अपॉन 2r हो जाएगा। क्लियर है? अब एक प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि दे रखा है न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रम, ठीक है, अराउंड ए न्यूक्लियस एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। तो एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस। मुझे लगता है ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस जो है 0.51 एंगस्ट्रम के आसपास होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो एक तरह से हाइड्रोजन की केस की बात हो रही है। तो अगर मान लो कि इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अच्छा, उसकी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 1 सेकेंड में वो कितनी बार रिवॉल्व कर पा रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, 1 सेकेंड और ये 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में, उसको हम टाइम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी को अगर एफ से डिनोट करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आपने 9th क्लास के साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हमें क्या करनी है कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उसके कारण सर्किट में उस ऑर्बिट में करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं उसके, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में माना जाएगा। तो मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ऑर्बिट में करंट आई एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो इस आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का फ्लो हो गया, अपॉन टी टाइम पीरियड कर दिया। लेकिन 1 अपॉन टी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो करंट की वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल ई इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो कि हमें डायरेक्टली दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो हम जानते ही हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का होता है। तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो होगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण उस ऑर्बिट में, उसकी वैल्यू ये 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 6.8 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज, ये जो हो गया इतनी होगी। अब इसको एक साथ फाइनली कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, चूंकि सर्कुलर लूप की बात है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो B इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, आई हमने अभी निकाला यहाँ 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 6.8 इंटू 10 टू पावर 15 अपॉन 2r करेंगे। 2 इंटू r मतलब 0.51 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम कहें तो इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। और ये पूरा कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो वैल्यू 13.4 आएगी। और यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की तो आप जानते हो टेस्ला होती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है एट द सेंटर, एट द न्यूक्लियस पॉइंट डेवलप करेगी इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे और ये जो कुछ भी हमने बताया इसका नोट्स आप बना लेंगे। इसकी फोटोकॉपी मैं आपको भेज दे रहा हूँ और इससे पहले भी जो कुछ पढ़ाए गए उन सबको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में आप इसको नोट्स के रूप में बनाते जाइए और समझते जाइए। बहुत जल्दी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स, जितना अभी मैं पढ़ा चुका हूँ और आगे देखता हूँ कि और क्या पढ़ाना है। थैंक यू।